टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज अलीगढ़ के नूरपुर कांड में ओवैसी की पार्टी के नेता को मिली राहत। अलीगढ़ के नूरपुर हिंदुओं के पलायन का बहुचर्चित मामला। हाईकोर्ट ने ओवैसी ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सैयद नाजिम अली को मिली राहत। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। याची अधिवक्ता आरिफ इकबाल ने रखा पक्ष। 29 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। नूरपुर से हिंदू पलायन को लेकर ट्विटर हैंडल पर बोलते हुए वीडियो हुआ था वायरल वीडियो में सरकार पर कोविड संक्रमण के दौरान गंगा में बह रहे शवों को लेकर की गई थी टिप्पणी। कहा गया था कि सरकार को अगर हिंदू की इतनी चिंता है तो उन्नाव जाकर शवों का दाह संस्कार करे। इस मामले में भाजपा नेता श्रवण कुमार यादव ने दर्ज कराया था मुकदमा। अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में 153 ए 295 505 2 और IT एक्ट 66 D के तहत दर्ज कराया था मुकदमा। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस नवीन श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई। अलीगढ़ के नूरपुर में AIMIM ओवैसी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था सैयद नाजिम अली के ऊपर, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में 55/14/2021 रिट पिटीशन के माध्यम से उस FIR को चैलेंज किया गया था। चूँकि 66A श्रेया सिंगल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से वो ऑलरेडी 66A खारिज है, तो 66D लगाया है और उसमें कोर्ट ने ये जवाब मांगा कि इन धाराओं में एज पर FIR ये धाराएं बनती नहीं है। इन्होंने अपोजिशन, हमारी पार्टी के नेता अपोजिशन में तो रूलिंग पार्टी से ट्विटर पे कुछ क्वेश्चन किया था, कुछ क्वेश्चन के जवाब पे इन्होंने उसको दूसरे ढंग में दिया, 153 295 कन्वर्ट करके FIR करा दी। कोर्ट ने 29 नवंबर को जवाब मांगा है और अरेस्ट स्टे करते हुए, और ये कोर्ट का फैसले को हम हमारी पार्टी, हमारे सारे लोग इसका वेलकम करते हैं कि न्याय हुआ है, उचित न्याय हुआ है। और हम कोर्ट के इस तरह के फैसलों से एक नज़ीर बनने का काम करें कि जो 66A और D ये जो FIR हो रही हैं, ये FIR नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल राइट मिला है और हमारी ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम अपना लीगल क्वेश्चन कर सकते हैं। कोविड संक्रमण के खतरे के चलते जेलों में बंद कैदियों को उनके परिजनों से मुलाकात पर लगेगी पाबंदी हटा ली गई, जिसके बाद कोरोना संक्रमण में कम होने से पर लगभग 1.5 साल बाद सोमवार से राज्य सरकार के निर्देश पर फिर से जेलों में बंद कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात भी शुरू हो गई है। कोविड प्रोटोकॉल और राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत ही पाबंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात कराई जा रही है। लगभग 1.5 साल बाद नैनी सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की बड़ी संख्या में उनके परिजन मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन 72 घंटे के अंदर ही कोविड की RT-PCR रिपोर्ट होने की बाध्यता के चलते कई लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा और वे जेल में बंद बंदियों से मुलाकात नहीं कर सके। नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक PN पांडे के मुताबिक जेल में बंद कैदियों के परिजनों से उनकी मुलाकात कराने के लिए कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के मुताबिक बंदियों से परिजनों की मुलाकात कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी सुविधा प्रदान की। इसके तहत पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति पहले से अपॉइंटमेंट ले सकता। देखिए, हम थाना नवाबगंज के रहने वाले हैं और हम लोग लगातार पिछले 1.5 साल से इसलिए परेशान थे कोरोना की वजह से कि हमारे जो भी बंदी अंदर में हैं उनसे मुलाकात हो जाए, एक बार बातचीत हो जाए किसी तरीके से। हालांकि फ़ोन पे बातें होती हैं थोड़ी बड़ी, 1 मिनट 2 मिनट के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज से जो मुलाकात होने का जो भी यहाँ पे बनाया गया डिसिप्लिन, हफ्ते में एक बार आप मुलाकात कर सकते हैं और 2 लोगों को मिलने के लिए। तो ये हमारे पास एक e-प्रिजन सॉफ्टवेयर है और e-prisons.nic.in पे जा कर के आप घर पे रह के ही इस मुलाकात को बुक कर सकते हैं। और जो तिथि आपको अप्रूव होगी, OTP आने के बाद हम अप्रूवल देंगे हमारे ऑफिसर्स, उन तिथियों को आकर आपको RT-PCR रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी और साथ साथ अपना फ़ोटो क्लिक कराना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को हम लोग सोच रहे हैं कि प्रायोरिटाइज़ करेंगे, जिस डेट पे जिनकी जितनी संख्या होगी उनको फर्स्ट शिफ्ट में ही मुलाकात हम लोग कराएंगे, ताकि उनको सहूलियत हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भीड़ लगने से बच सके। आज पहला पानदरीबा स्थित इमाम बाड़े सफदर अली बेग के 1836 में कायम किया गया दुलदुल जुलूस इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के देखते हुए बढ़ते प्रकोप पर अनुपालन करते हुए नहीं निकाला गया। दुलदुल जुलूस के संयोजक मिर्ज़ा बाबर, सुहैल, शमशाद, जहांगीर, मुन्ना, सलीम, माहे आलम, छोटे बाबू, अफसर, नाजीम, मुर्तज़ा आदि इंतज़ामकारों ने शहर के तकरीबन 400 से 500 घरों में इमाम बाड़े में गश्त करने वाले कदीमी दुलदुल जुलूस के नहीं निकाला और इमाम बाड़े पर लोगों ने दुलदुल की ज़ियारत की। अंजुमन गुंचाए काश्मिया के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार 7वें मुहर्रम मंगलवार बाद फजर से ही इमाम बाड़े में
मिर्ज़ा अली बेग में दुलदुल सजाया गया और लोगों को कोविड गाइडलाइन का अनुसार पालन करते हुए 5-5 की संख्या में सैनिटाइजर उपयोग कराते हुए मास्क तथा उपरांत इमाम बाड़ों गेट से ज़ियारत करने के लिए प्रवेश दिया गया। अस्करी ने बताया कि दुलदुल दिन भर ज़ियारत कर रहे हैं लोग, इसके लिए श्रद्धालुओं की भीड़ न लगाते हुए 5 की संख्या में ज़ियारत कराया गया है। दुलदुल को देर शाम तक बढ़ा दिया जाएगा। ये 1836 से यहाँ पे ये दुलजना का जुलूस यहाँ से निकलता था और ये सफदर अली बेग इमाम बाड़ा है, जहाँ से 1876 में ये जो है 76 में ये कायम हुआ था और ये यहाँ से लगातार 400 से 500 घरों में जो है जुलूस जाता था यहाँ पे। लेकिन कोविड गाइडलाइन की वजह से यहाँ जुलूस नहीं निकला की और घरों में ही यही इमाम बाड़े के अंदर ज़ियारत लोगों को कराई गई और कोविड गाइडलाइन के अनुसार मास्क और सैनिटाइजर का पालन करते हुए यहाँ पे आज 7वीं मुहर्रम का दुलदुल का जुलूस यहाँ पे सजाया गया है और इसको कहीं ले नहीं जाया गया। यहीं पे लोग आए हैं, ये ज़ियारत किया है और दुलदुल को जो है जो भी उसके दूध जलेबी से आवभगत होती है वो की गई, फूल माला चढ़ा के चादर चढ़ाई गई, मन्नतें मांगी गई। ये कार्यक्रम पूरा इमाम बाड़े के अंदर पूरा कोविड गाइडलाइन के अनुसार पूरा संपन्न हुआ। संगम नगरी प्रयागराज में भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ी सड़कें। आपको बता दें करैली के कसारी मसारी नट के कब्रिस्तान के पास का ये नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं अभी कम से कम 6 महीने पहले बनी ये सड़क अब किस तरह खस्ता हाल हो गई हैं और सड़कें भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ रही हैं। जहां पहले से ही गड्ढा युक्त सड़कें थीं जो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई और जो बनी भी तो वो फिर गड्ढा युक्त हो गई हैं। हल्की सी बारिश के बाद जल भराव भी हुआ है, मगर सबसे बड़ी बात कि ये रोड अभी बनी थी, 6 महीना भी नहीं हुआ होगा और इस पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ गई है ये सड़क, मगर ना ही कोई इसको देखने वाला है ना ही कुछ समझने वाला। अधिकारी भी जो बोलें सही, तो मंत्री जी ने भी कहा सब सही, फाइलों में भी सब कुछ सही, मगर भ्रष्टाचार के भेड़ ये सड़कें चढ़ी हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको कोई हकीकत को झुठला नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब यमुना पार इकाई के कार्यालय का यमुना पार में हुआ उद्घाटन। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर अध्यक्ष संदीप तिवारी ने लोगों को संबोधित किया और कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा भी हुई। आइए सुनाते हैं क्या कहना है अध्यक्ष संदीप तिवारी का। फील्ड में काम करते हुए किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार के साथ कुछ असुविधा होती है, अनहोनी होती है, तो हम सब मिलकर उसके लिए आवाज़ उठा सकें, उसके साथ खड़े हो सकें। इस उद्देश्य से इस संगठन का निर्माण किया गया था। आज उसी सिलसिले में यमुना पार इकाई जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की बनाई गई, आज उसका ये कार्यक्रम है जिसमें कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और साथ ही पुलिस और पत्रकार का सामाजिक सरोकार, खास करके सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज की तारीख में हर किसी के पास, अगर ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर शायद बिजली नहीं हो वहां भी आज एंड्रॉयड मोबाइल है और लोग टीवी उतना नहीं देखते हैं, अखबार उतना नहीं पढ़ते हैं जितना कि लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं और सोशल मीडिया से बहुत सारी जानकारी एकत्रित करते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सभी को बहुत सी चीज़ें मुहैया कराता है, चाहे वो खबरों से सिलसिले से हो, चाहे अन्य कोई जानकारी हो, इंटरटेनमेंट हो। संगम नगरी प्रयागराज के जिला अधिकारी संजय खत्री सोमवार को महिला चिकित्सालय डफरी में बने वैक्सीनेशन सेंटर व चिकित्सालय परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने वैक्सीन सेंटर में तैनात चिकित्सक कर्मियों से वैक्सीन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि रोजाना कितने लोग वैक्सीन कराने के लिए सेंटर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने वैक्सीन सेंटर आने वाले और बैठने के लिए सेंटर में समुचित व्यवस्था कराने के लिए निर्देश दिए। साथ ही शुद्ध पानी पीने की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों से जानकारी ली। ओपीडी में कितने मरीज रोज उपचार किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से वहां पर चिकित्सालय व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के ये शाहगंज थाने का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं शाहगंज थाने के सामने किस तरह से सड़कों पर दिन में स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं। तो उसी तरीके से जब हमने और जगह भी चेक किया तो हम जब निकले सड़कों पर तो देखा कि काटजू रोड
जो कि मिनाजपुर के रास्ते होते हुए ये सड़कों पर लाइट आप देख सकते हैं कॉलविन हॉस्पिटल तक ये पूरी लाइटें सड़क पर जलती दिखाई दी। और आपको बता दें इसी कारण लाइटें ख़राब होती हैं और जिसके बाद जब रात में अंधेरा होता है तो नगर निगम कहता है कि उनके पास लाइटें ना होने के कारण से लाइटें स्ट्रीट बंद हैं। मगर आप देख सकते हैं इस तरह की लापरवाही बिजली विभाग और नगर निगम के लाखों रुपए का चूना लगता है। और आप देख सकते हैं इसी तरह से चौक में भी स्ट्रीट लाइटें दिन में जलती दिखाई दी, जिसके वजह से सरकार को पैसे का नुकसान हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज आम लोगों के लिए राहत की खबर है। पिछले कुछ दिनों में खाद्य तेलों की थोक कीमतों में फिर गिरावट का रुख हो गया है। इससे फुटकर रेट में कमी भी हुई है। सरसों के तेल का रेट 2650 रुपये से 10 रुपये और गिरकर 2640 रुपये प्रति 15 किलो टीन। रिफाइन का दाम 10 से 20 रुपये घटकर 2260 रुपये 70 रुपये प्रति 15 किलो टीन हो गया है। इसके साथ ही 15 किलो की टीन पामोलिन के रेट 2140 रुपये से वनस्पति घी रेट 1775 रुपये हो गया है। फुटकर में सरसों का तेल दाम 165-170 रुपये किलो, रिफाइन का 155-160 रुपये लीटर और पामोलिन का रेट घटकर 120-125 रुपये हो गया है। पिछले महीने खाद्य तेलों की वृद्धि शुरू हुई थी। इससे रिफाइन सरसों का तेल पामोलिन कीमत 10 से 15 रुपये किलो लीटर तेजी हुई थी। इसी प्रकार वनस्पति घी के दाम भी 135-140 रुपये चढ़कर 145-150 रुपये किलो हो गया था। सरसों के तेल का थोक रेट 2670 रुपये, रिफाइन 2300 रुपये और पामोलिन 2150 रुपये में था। संगम नगरी प्रयागराज अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले अंकित टार्जन ने आज 2 जगह से सांपों को रेस्क्यू किया। जहां पहला उन्होंने रेस्क्यू एक प्रियंका नाम की महिला का कॉल आने के बाद उनके घर पहुंचकर किल ब्लैक वाटर स्नैक का रेस्क्यू किया, तो दूसरा अरविंद नाम के व्यक्ति के कॉल आने पर साबुन फैक्ट्री के पास उनके घर तत्काल पहुँचे और वहाँ से कॉमन वुल्फ स्नैक का रेस्क्यू किया, क्योंकि दोनों ही परिवार बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जिसके बाद कॉल आने पर अंकित टार्जन दोनों जगह पहुंचे और वहां से सांप को रेस्क्यू कर एक डब्बे में डालकर अरेल घाट के किनारे ले जाकर वहां पर रिलीज़ कर छोड़ दिया। बता दें अंकित टार्जन अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में लगातार प्रयागराज में बने हुए हैं। हमारे यहाँ अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा एक जहरीला सांप निकला। हमारे सारे परिवार वाले घबरा गए थे, तो हमने अंकित टार्जन जी को फ़ोन किया। वो भैया आके 10-15 मिनट में उस सांप को पकड़ लिए। हम लोग अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। हमारा एड्रेस डांडी महलवा है। आपका नाम? हमारा नाम प्रियंका मिश्रा है। में बहुत जहरीला सांप निकला, हम लोग बहुत डर गए थे। किसी दोस्त ने हमारा अंकित टार्जन का नंबर दिया, वो 10 से 15 मिनट में आए और पकड़ के ले गए। हमारा नाम अरविंद कुशवाहा, हम सब्जी बेचते हैं। आप कहाँ? ये पता साबुन फैक्ट्री। प्रयागराज के लोगों के लिए राहत की खबर है। 2 दिन पहले टमाटर के अचानक तेज़ी आ गई थी रेट में, तो थोक दाम चढ़कर 35 से 40 रुपये किलो हो गया था। हालांकि आज मंगलवार को टमाटर के दाम फिर लुढ़क गए हैं। रेट पहले जितना था 20 रुपये 22 रुपये किलो आकर रुक गया है। इससे फुटकर दाम की नरमी होगी और कई सब्जियों के रेट भी गिरे हैं, जैसे खीरे के दाम थोक में 10 रुपये किलो। अन्य सब्जियों के रेट खास कमी अथवा तेज़ी नहीं हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां डग्गा मार वाहनों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं, मगर रोक लगाने में कहीं न कहीं परिवहन विभाग नाकाम दिख रहा है और जिससे लाखों रुपए का चूना डग्गा मार वाहन के मालिक लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं चंदलोक के पास किस तरह से यहाँ खड़ी प्राइवेट बस चल रही हैं और यहाँ से जीरो रोड बस स्टैंड के पास से कुछ ही दूरी पर यहाँ से संचालित हो रही है, मगर ना ही इन पर कोई रोकने वाला है ना कार्रवाई करने वाला है, जिससे रोडवेज़ विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है और नुकसान भी हो रहा है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा खेलते हुए ये वाहनें यहाँ से संचालित हो रहे हैं, मगर इन पर ना कोई कार्रवाई करने वाला है ना रोकने वाला है। रोज़ यहाँ से ये बसें मध्य प्रदेश के लिए संचालित होती हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।